दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार तो बन गई और इस तीसरी सरकार के बनने के बावजूद जनता के बीच से जिस प्रकार से समर्थन की उम्मीद, जिस प्रकार से उम्मीद की किरण जनता को और खासकर नरेंद्र मोदी को जनता से थी, वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ना तो जनता को सरकार पर भरोसा दिख रहा और न ही सरकार को भी इस देश की जनता और उस जनादेश पर भरोसा दिख रहा है, जिस जनादेश के आश्रय इस लोकसभा में 18वीं लोकसभा में सरकार बनाने और गिराने का पूरा खेल चल रहा है या आगे चलने वाला है। और अब जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि इतनी बड़ी डील अंदर खाने चलने की खबरें आ रही है, जिससे ये सरकार कभी भी कोलैप्स कर सकती है। कभी भी इस सरकार के ऊपर भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मंत्री इस सरकार के मंत्रियों के ऊपर लेवल लग जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहां तक कि जो तैयारी इंडिया गठबंधन और कुछ बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों की चल रही है, उन तैयारी पर नजर डालें तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी भी तो महाराष्ट्र के बाद, जबकि कई सारे विश्लेषक यहां तक मान रहे हैं कि यह सरकार कम से कम 1 साल खींचेगी। लेकिन जो ताजा जानकारी अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो सरप्राइज देने की बात कह रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की बात छोड़ दीजिए, उतनी दूर कहां जा रहे हैं, खेल तो असली उसके पहले होना है। तो आखिर महाराष्ट्र चुनाव के पहले सरकार बनाने की कवायद में इंडिया गठबंधन, सरकार बनाने या सरकार बनवाने की कवायद में इंडिया गठबंधन क्यों लगा हुआ है? तो इसके पीछे का असली कारण इस देश के कई संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष का भरोसा न होना है। कई विपक्षी दल इस देश के चुनाव आयोग पर भी शायद भरोसा नहीं करते। कई संसदीय सीटों के चुनाव पर जगह जगह से आरोप लग रहे हैं और उस आरोप की जद में राज्य सरकारें आ रही है और संवैधानिक संस्थाओं के कथित संरक्षण की बातें आ रही है। और महाराष्ट्र का चुनाव मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के रहते हुए उस सरकार के अधीन संस्थाओं के काम करने की मानसिकता को देखते हुए इंडिया गठबंधन कतई नहीं चाहता कि इस देश में आर्थिक तौर पर सबसे ताकतवर सूबा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला जाए और विपक्ष की फाइनेंशियल कैपेसिटी, यानी विपक्ष की चुनाव लड़ने की आर्थिक ताकत पूरी तरह से कुंद होकर रह जाए। ये इस देश के कोई राजनीतिक दल, इंडिया गठबंधन में शामिल कोई राजनीतिक दल नहीं चाहते। पिछली बैठक जब इंडिया गठबंधन की हुई तो कांग्रेस पार्टी वेट एंड वॉच की मुद्रा में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस उस वक्त ही आमादा थे कि सरकार बनाई जाए या सरकार बनवाई जाए। सरकार बनाई जाए से आशय यह था कि इंडिया गठबंधन के अंदर से कोई प्रधानमंत्री आए, और सरकार बनवाई जाए इससे आशय यह है कि इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च पद के लिए समर्थन देकर सरकार बनवाए। ये हालत और ये बेचैनी जब इंडिया गठबंधन में है तो इस बेचैनी के पीछे सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं है, इंडिया गठबंधन के ऊपर इसकी अलग अलग पार्टियों के ऊपर पड़ रहा वो जन दबाव है, जिस जन दबाव के बीच ये गठबंधन सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठाने से पीछे हटने की सोच भी नहीं पा रहा। या तो सरकार बनाए या सरकार बनवाए, इस हालत में यदि ये गठबंधन है तो निश्चित तौर पर इस पर मैंडेट का दबाव है, जनादेश का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उस प्रेशर को झेल पाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन के दल नहीं है। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत कम बिरले ही ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब जिस गठबंधन को बहुमत से जो थोड़ी दूर रह गया हो उस गठबंधन के ऊपर जन दबाव इस तरह का हो कि वो सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। और इंडिया गठबंधन के अलावा जो एनडीए गठबंधन फिलहाल सत्ता में है, वो सत्ता में जिस सहयोगी दलों के सहारे है, उन सहयोगी दलों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से ही शुरू करें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त बीजेपी को अकेले बहुमत मिल गई और अकेले बहुमत का 272 का आंकड़ा अकेले छू लेने का गुरूर इतना ज्यादा था सत्ता के ऊपर कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए मांग रही थी नए राजधानी को। एक नई राजधानी जो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जब हैदराबाद तेलंगाना को मिल गया तो एक नई राजधानी
बिल्कुल नए कलेवर के साथ जो नई राजधानी विकसित करने की बात चंद्रबाबू नायडू चाह रहे थे, उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। वो इच्छा दिल्ली से पूरी नहीं हुई। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू अलग भी हुए, उनकी पार्टी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तक पेश किया और बाद के दिनों में जब सत्ता गंवा दी उन्होंने, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और जेल के बाद किन परिस्थितियों में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बनकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, ये सारी बातें लोग जानते हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज फिर वो 16,000 करोड़ रुपए की जो जरूरत 2017-18 में थी, तकरीबन 7 साल बाद जिस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ी है, जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा है, वो 16,000 करोड़ रुपए की जरूरत आज की तारीख में 25,000 करोड़ को पार कर चुकी है। और अभी की जो ताजा जानकारी है कि अब भी दिल्ली आंध्र प्रदेश को वो 25,000 करोड़ रुपए के करीब जो नई राजधानी बनाने के लिए तत्काल आवश्यकता है, वो दे पाने की स्थिति में खुद को नहीं पा रही है, या यूं कहें कि देना नहीं चाहती है। तो क्या करेंगे चंद्रबाबू नायडू, और क्यों देना नहीं चाहती है? गुजरात को तो सब कुछ दिया जाएगा, लाखों करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन पर खर्च हो जाएंगे, लोन भी आ जाएगा, वर्ल्ड कप का आयोजन उद्घाटन से लेकर फाइनल तक सब कुछ गुजरात में ही हो जाएगा, गिफ्ट सिटी भी गुजरात में बन जाएगी। लेकिन इस देश का एक राज्य, जिस राज्य की राजधानी राज्य के विभाजन के साथ दूसरे राज्य को चली गई हो, उसकी राजधानी नहीं बनेगी। उसकी राजधानी जो आधी अधूरी राजधानी बनकर खड़ी है, उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। वो पार्टी लोकसभा का स्पीकर पद चाहेगी, वो भी नहीं मिलेगा। तो भला वो पार्टी इस गठबंधन के साथ रहेगी या उस गठबंधन के साथ जाएगी जिस गठबंधन के साथ जाने पर जितनी वो मांग रही है उससे ज्यादा उसे मिलने की चांसेज है, या मिलने का आश्वासन अंदरूनी तौर पर दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह से एक दूसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड कब क्या करेगी कोई नहीं जानता। कोई नहीं बता सकता कि नीतीश कुमार कब भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे देंगे। और थोड़े थोड़े ट्रेलर अब दिखने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री कल बिहार के दौरे पर थे, वो बिहार में गया हवाई अड्डे पर उतरे और आगवानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं की। याद रखिए, प्रधानमंत्री बिहार में, लेकिन आगवानी करने मुख्यमंत्री नहीं गए थे। यह मामूली बात नहीं है। और तो और जब नालंदा हेलीपैड पर प्रधानमंत्री उतरे तब भी कहा जा रहा है कि वहां भी नीतीश कुमार शायद मौजूद नहीं थे, क्योंकि कोई फुटेज बाहर नहीं आई है। आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज को जाकर देख सकते हैं। वहां से भी जब नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का प्रधानमंत्री भ्रमण करके दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है। क्या यह सब यूं ही हो रहा है? और जब मंच पर दोनों एक साथ होते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन में, तो वहां से कांग्रेस पार्टी के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या हुआ, ये सारी उपलब्धियां नीतीश कुमार गिना देते हैं कि 2014 में ही, यानी नरेंद्र मोदी के आने से पहले सेशन भी शुरू हो चुका था, पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी, 2008 में सैद्धांतिक सहमति बन गई थी और 2010 में संसद ने बिल भी पारित कर दिया था। और ये सारी घटनाएं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हो गई थी। ये याद दिलाने की जरूरत नरेंद्र मोदी को के मंच पर मौजूद रहते हुए नीतीश कुमार को क्यों पड़ी? कम से कम नीतीश कुमार जैसे सीजन पॉलिटिशियन इस तरह के काम क्यों करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूं। 2017 में नीतीश कुमार शुरुआती महीनों में महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। 15 से 17 तक वो महागठबंधन सरकार चला रहे थे और मधुबनी पेंटिंग के कार्यक्रम में पटना में पहुंचे। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के हाथ में रंग भरने के लिए कहा गया कि अपने हाथों से किसी पेंटिंग में वो रंग भर के शुभारंभ करें। और जब वो रंग भरने पहुंचे तो एक कमल की आकृति बनी हुई थी, वो कमल में रंग भर रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने कमल की आकृति का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसमें रंग भर रहा है। 3-4 महीने बाद लोगों को दिख गया, जब जुलाई आते आते नीतीश कुमार कमल छाप पार्टी के साथ हो लिए थे। तो नीतीश कुमार को इस संकेत देते हैं तो यूं ही नहीं देते हैं। नीतीश कुमार तमाम तरह की बातें, उनके स्वास्थ्य के बारे में लोग जो भी कहें, लेकिन एक बात साफ है कि राजनीतिक तौर पर अब भी नीतीश कुमार बहुत ही चतुराई पूर्वक फैसले लेते रहे हैं और पहले से हिंट करना वो शुरू कर देते हैं। और कल जो घटना हुई, क्या उस हिंट करने का, उस संकेत का ही एक नतीजा था? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन से जो बड़ी तैयारी है वो सिर्फ इन 2 दलों तक ही सीमित नहीं है। ममता बनर्जी
वो भी चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद टीएमसी में, लोकसभा से इस्तीफा देकर टीएमसी में आ जाए। सिंधे गुट कब तक बना हुआ है? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, सिंधे गुट के विधायकों और सांसदों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। 7 सांसद हैं उनके, जिसमें एक सिंधे साहब के बेटे हैं, एक को तो मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। बाकी 5 क्या करेंगे? या जो मंत्री बने हैं, क्या वो मंत्री बनकर खुश है? कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ऊपर से वो खुश दिखा रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की जो जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत में जब उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आए और सरेआम कहते हुए नजर आए कि ये चुनाव मेरे और मोदी के बीच होगा, ये उद्धव ठाकरे के शब्द है कि चुनाव उद्धव ठाकरे और मोदी के बीच होगा, तो चुनाव उद्धव ठाकरे और मोदी के बीच होगा, महाराष्ट्र के जनमानस के बीच, इसका मतलब क्या निकलता है? बाला साहब ठाकरे की विरासत, मराठा आत्मसम्मान की, मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी शिवसेना, जो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के छोटे क्षेत्रीय अलायंस को लीड करते हुए दिखाई दे रही है, वो सीधे सीधे गुजरात अस्मिता के नायक के तौर पर खुद को पेश करने वाले नरेंद्र मोदी से टकराने की बात करे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीतिक बिसात महाराष्ट्र में बिछाई जा रही है। ऐसे में भला कौन महाराष्ट्र से आने वाला सांसद नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना चाहेगा, उस वक्त और उस दौर में खड़े होना चाहेगा जिस दौर में पूरी विरासत ही अपने इलाके के क्षेत्रीय आत्मसम्मान पर आकर केंद्रित हो गई हो? तो वहां जब बात आत्मसम्मान पर केंद्रित होने की हो, बात मराठी अस्मिता की हो और बात इन सब से आगे बढ़कर कहे, तो सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बात जब इस देश को पहला मराठी प्रधानमंत्री के पद तक ले जाने की भी हो सकती है, उस परिस्थिति में कौन सा महाराष्ट्र का सांसद चाहेगा कि एक मराठी को प्रधानमंत्री पद से वंचित होना पड़े? आज की तारीख में एक बात तो क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की अगुआ पार्टी है, वो सरकार का नेतृत्व खुद करने को बहुत इच्छुक नहीं है। खुद करने को बहुत इच्छुक होती तो नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण इतनी आसानी से नहीं होता, सरकार बनाने का दावा पेश करने इंडिया गठबंधन उसी दिन चला गया होता। आज की तारीख में जन दबाव कांग्रेस पर भी और इंडिया गठबंधन के दलों पर भी इतना है, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो एमके स्टालिन की पार्टी हो, जन दबाव इतना ज्यादा है कि उस जन दबाव के आगे सभी पार्टियां फिलहाल मौजूदा सरकार से निजात पाकर एक नई सरकार बनवाना चाहती है। क्या फर्क पड़ता है यदि शरद पवार प्रधानमंत्री बन जाए? क्या फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का पद चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को मिल जाए? ये हालात जब हैं और मुकाबला सीधे सीधे शरद पवार से होने की परिस्थितियां बनने लगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भी एक नए तरह का पॉलिटिकल फ्लेवर दिल्ली में दिख सकता है। अभी संसद का सत्र 9 जुलाई को खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, फिर मॉनसून सेशन शुरू होना है, जो जिसमें बजट भी आना है वो 22 जुलाई से ही शुरू होना है। तो 22 जुलाई यानी जुलाई के आखिरी हफ्ते या तीसरे हफ्ते में जो बजट सेशन शुरू होना है, वहां भी विपक्ष के पास बड़ा मौका है। और बड़ा मौका इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव या झारखंड का चुनाव, ये तीनों साधन संपन्न राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहते हुए हो जाए, वहां राज्य के चुनाव, इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन बेहद गंभीर है कि क्या यह इस देश के लिए उचित होगा? क्या इन चुनाव की शुचिता बरकरार रखने को लेकर इंडिया गठबंधन निश्चिंत हो सकेगा? एक नागरिक के तौर पर हम और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस तरह से खुलेआम सवाल उठाए हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या दूसरी संस्थाएं हैं, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के अंदर सत्ता को लेकर उतनी अकुलाहट नहीं है, उतनी बेचैनी नहीं है जितना मौजूदा सत्ता को हटाने को लेकर है। सत्ता में आने से ज्यादा मौजूदा सरकार को हटाने को लेकर जो अकुलाहट दिखाई दे रही है, उस अकुलाहट में प्रधानमंत्री पद मायने नहीं रखता। उस अकुलाहट में तो मुद्दे मायने रखते हैं जो राहुल गांधी गारंटी देकर आए हैं, एमएसपी की गारंटी हो या अग्निवीर की गारंटी हो खत्म करने की गारंटी, या एमएसपी गारंटी कानून लाने की बात, या फिर सरकारी वैकेंसियां निकालने की, लाखों सरकारी वैकेंसियां निकालने की बात हो, या बेरोजगारों को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हो,
ये सारी गारंटी जब दे करके राहुल गांधी आए हैं, अखिलेश यादव आए हैं, जाति जनगणना कराने की बात करके आए हैं, तो ये सारी गारंटियां जब दे करके ये लोग आए हैं, तो उस परिस्थिति में उन गारंटियों को पूरा कराने के लिए जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री पद कांग्रेस पार्टी अपने पास ही रखे। कांग्रेस को बखूबी पता है कि 99 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को लेकर के अड़ने का सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए मौका देते रहना, और ये करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी सरकार की चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि एक तरफ वो स्पीकर का पद भी रखना चाहती है, तमाम बड़े मंत्रालय, रेलवे, हाईवे, फाइनेंस, विदेश, रक्षा और गृह, शिक्षा, सब कुछ रखना चाहती है, चाहे जितने पेपर लीक हो जाए। पेपर लीक का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, चाहे नीट का मामला हो या नेट का मामला हो, एक ऐसा मुद्दा है, वो भी राहुल गांधी की गारंटियों में था कि पेपर लीक को खत्म करने के लिए, इस प्रथा को खत्म करने के लिए एक बेहद कड़ा कानून लाया जाएगा, इस पर लगाम लगाई जाएगी। वो दबाव भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दबाव की इंतहा जब होने लगी है तो इंडिया गठबंधन अंदर खाने नंबर गेम को लेकर के डील करने की हद तक पहुंच रहा है। और ये डीलिंग किस रूप में होती है, प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार की भाषा को आप समझ सकते हैं कि बिना डील हुए नीतीश कुमार ऐसी भाषा नहीं देख सकते, ऐसी भाषा नहीं बोल सकते कि यूपीए सरकार के दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या हुआ। चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी का मतलब होता है कि सियासी खेल बहुत बड़ा चल रहा है। एचडी देवेगौड़ा के बेटे भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी सीधे सीधे सरकार के पूर्व के निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते कि आखिर कैसे अहमदाबाद और गुजरात में फैक्ट्री लगाने के लिए इतनी बड़ी सब्सिडी दी गई। इन सारे मामलों को देखने के बाद साफ हो जाता है कि कई बड़े प्लेयर इसमें लगे हुए हैं। 4 प्लेयर तो खुलकर दिखाई दे रहे हैं जो सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करते हुए देख रहे हैं। नंबर 1 शरद पवार का नाम लोग ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे की सक्रियता भी बताई जा रही है, एमके स्टालिन दक्षिण से होते हुए कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को साधने के लिए एक तरफ एमके स्टालिन लगे हुए हैं, दूसरी तरफ शरद पवार खुद लगे हुए हैं, तीसरी तरफ से लेफ्ट पार्टियों के सबसे बड़े सिरमौर सीताराम येचुरी भी लगे हुए हैं। ये बातें भी सामने आ रही है। और ममता बनर्जी के बारे में भी चर्चा है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब लगे हुए हैं कि किसी तरह चंद्रबाबू नायडू को लाया जाए। अरविंद केजरीवाल और की पार्टी के बारे में भी खबर है कि वो भी चंद्रबाबू नायडू को लाने के लिए लगे हुए हैं। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार आएंगे, तो नीतीश कुमार को आने के लिए 2 बातें कही जा रही है। पहली बात कि नीतीश कुमार को दिल्ली में उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, और उप प्रधानमंत्री का पद नीतीश कुमार को दिया जाएगा तो जनता दल यूनाइटेड की इच्छा है कि बिहार का मुख्यमंत्री पद वो राजद नेता तेजस्वी यादव को नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के किसी सदस्य को, जिसे नीतीश कुमार नॉमिनेट करे, उसके लिए रखा जाए। यानी मुख्यमंत्री का पद भी जनता दल यूनाइटेड अपने पास रखे। और यही डील, इसी डील को लेकर माथापच्ची चल रही है कि कब नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं, और नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव कब तैयार हो जाते हैं कि जेडीयू के मुख्यमंत्री को बिहार में उसके अधीन वो काम कर सके। भले ही नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बन के चले जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू का हो। और ये डील फाइनल होते ही चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के 18 सांसद, महाराष्ट्र के शिंदे गुट के सांसद, ये सारे के सारे एक साथ इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देंगे, जिसका मौजूदा आंकड़ा चुनाव के 234 से आगे बढ़कर अब 244 के आसपास दिख रहा है। कई राज्यों से दूसरे दलों के लोग जीत कर आए हैं, छोटे और निर्दलीय एक सांसदों वाले लोग जो भाजपा विरोध में जीत कर आए हैं और बीजेपी के साथ जाने की सोच में नहीं सकते, चाहे वो बिहार वाले पप्पू यादव हो, महाराष्ट्र वाले हो, हैदराबाद वाले सांसद हो, चाहे कश्मीर, लद्दाख या पंजाब वाले हो, या कोई और हो। तो ये सारी परिस्थितियां इस दिशा में देश की राजनीति को लेकर जा रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो खेल होने की आशंका जताई जा रही थी, उस खेल की स्क्रिप्ट इस ढंग से अब लिखी जा रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले कभी भी इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में खड़ा हो सकता है। तो देखते जाइए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, और सियासत की जो फुल स्विंग में जो राजनीति होती है उसको देखिए कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की राजनीति में
विपक्ष जम दबाव में सरकार बनाने के लिए, मौजूदा सरकार को हटाने के लिए सरकार के सहयोगियों तक भी उस स्थिति में पहुंचता दिख रहा है जिस स्थिति में मुद्दा आधारित हो चुके लोकसभा चुनाव में मुद्दों को पूरा करने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के साथ साथ सत्ता पक्ष के छोटे दलों को भी एक नए सत्ता पक्ष के रूप में अब ज्यादा उचित दिखाई देने लगा है। तो इस खेल को देखने के लिए अभी कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। बस धैर्य बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए, बहुत कुछ आने वाले समय में होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।